इस वीडियो में 3000 के क्वेश्चन के सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, जो किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि 30 क्वेश्चन क्या बोलता है। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम गिव अ मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे पूछा गया कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखिए। तो इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पे माइंड मैप में सारी चीज़ें ऐड कर दी है। आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। माइंड मैप ये साइट एक्सेस कर सकते हो। साइट एक्सेस करोगे तो ये साइट आपको मिल जाएगी। वहाँ पे माइंड मैप आप क्रिएट कर सकते हो खुद का। तो माइंड मैप में आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब जाओगे तो यहाँ पे देखोगे शेड्यूलिंग के अंदर जाओगे तो यहाँ पर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम के अंदर नॉन प्रीएम्पशन एल्गोरिथम क्या होती है, प्रीएम्पशन एल्गोरिथम में क्या होता है। सबसे पहले नॉन प्रीएम्पशन क्या होता है कि वॉलंटरी सीपीयू रिलीज, यानी कि कोई प्रोसेस अगर खुद से ख़त्म हो जाता है उसका जो बर्स्ट टाइम होता है, यानी कि वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो खुद ही सीपीयू को रिलीज कर देगा। तो ये नॉन प्रीएम्पशन उस केस में होता है। और नॉन प्रीएम्पशन के ये सारे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, प्रायोरिटी बेस्ड, नॉन प्रीएम्पशन, ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये एल्गोरिथम है। तो ये माइंड मैप आप एक्सेस कर सकते हैं। तो माइंड मैप एक्सेस करने के लिए क्या आपको यूआरएल और ये माइंड मैप का जेसन फाइल आपको यहाँ पर व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगा। माइंड मैप गुरुकुल से यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल है, साइट मैंने यहाँ पे दे रखा है। साइट के साथ साथ आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव पे मैंने ये माइंड मैप दे रखा है। तो माइंड मैप से आप लोग ये यहाँ से ये माइंड मैप डाउनलोड करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट पर क्लिक करके इंपोर्ट कर देना है। तो अब आते हैं क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है बीच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम गिव मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। तो मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले शॉर्टेज फर्स्ट जॉब जो है इसके बारे में देखते हैं। तो कोई मान लीजिए 1 से 10 जॉब है, मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे हमारे पास 10 जॉब है। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, यानी कि मान लीजिए कि जो भी जॉब है इसका 10 मिली सेकेंड लगता है। तो जो छोटे छोटे हैं उसको हम एग्जीक्यूट करके ख़त्म करते जाएंगे। उसको एग्जीक्यूट करके ख़त्म हो तो हमारे पास कितने बचेंगे। मान लीजिए 3 छोटा जॉब है, 4 भी छोटा है, तो अब हमारे पास बचे कितने, तो टोटल 8 बचेंगे। तो ये जितने भी छोटे छोटे हैं आप उनको करके हटा दोगे तो जितने हमारे पास जॉब बचेंगे तो उनका तो एटलीस्ट वेटिंग टाइम कम होगा ना, क्योंकि 2 तो हमारे निकल गए हैं। तो 2 निकल गए तो उसका वेटिंग टाइम तो आप माइनस कर दोगे, बाकी 8 का वेटिंग टाइम रहेगा। तो यहाँ पे एवरेज पूछेगा तो एवरेज जो वेटिंग टाइम है हमारा रिड्यूज होएगा। तो ये ऑप्शन अभी तक तो सही है। और देखते हैं इससे कोई बेस्ट ऑप्शन में मिलता है क्या बाकी के 3 ऑप्शन से। तो प्रायोरिटी बेस क्या होती है कि मान लीजिए 1 से 10 तक हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है। 1 से 10 तक 10 टोटल प्रोसेस है। तो मान लीजिए कि एक की प्रायोरिटी प्रोसेस 1 की प्रायोरिटी हाई है, ठीक है, हाई है तो ये सीपीयू में पहले एग्जीक्यूट होगा। तो अब मान लीजिए इसका वर्स्ट टाइम जो होती है, वर्स्ट टाइम का मतलब होता है कि ये सीपीयू में कितना देर तक एग्जीक्यूट होता है। तो मान लीजिए कि इसका 100 मिली सेकेंड सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये प्रोसेस जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक मान लीजिए यहाँ पर छोटी प्रोसेस है जो कि 2 मिली सेकेंड ही लेगा, तो ये भी वेटिंग करेगा ये भी। और मान लीजिए कोई 1 मिली सेकेंड का टास्क या प्रोसेस है, मान लीजिएगा यहाँ पर 6 हो गया, 7 हो गया प्रोसेस, तो ये वेट करेगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी है ये जब तक एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके चक्कर में इन सब का एवरेज वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो ये वाला ऑप्टिमाइज नहीं होगा, तो ये मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम नहीं देगा। अब उसके बाद आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का भी सेम केस अप्लाई होगा, यही प्रायोरिटी वाला ही देखेंगे। तो जैसे 1 से 10 हमारे पास जॉब है, तो जो पहला जॉब है ये मान लो ये आता है, और पहला जॉब आता है मान लो इसका ही वेट जो एग्जीक्यूशन टाइम है वर्स्ट टाइम है 100 मिली सेकेंड है। और इसके बाद वाले सब 1 मिली सेकेंड 2 मिली सेकेंड ऐसे हैं, ठीक है, मिली सेकेंड वाले हैं। तो इनके चक्कर में क्योंकि ये पहले आया तो इनके चक्कर में इनका भी वेटिंग करना पड़ेगा, तो ये एवरेज वेटिंग टाइम इनका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में गलत है। राउंड रॉबिन देखते हैं। तो राउंड रॉबिन में क्या होता है कि 1 से 10 तक हमारे पास प्रोसेस है। तो अब क्या करेगा, पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस 1 को P1 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसका कुछ पार्ट एग्जीक्यूट करेगा मान लीजिए 2 मिनट बाद, 2 मिली सेकेंड अगर इसका राउंड रॉबिन टाइम है तो 2 मिली सेकेंड के बाद फिर इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, फिर इसको P3 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, P2 है, ऐसे ये सबको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। और किसी को जब तक, जैसे इसका वर्स्ट टाइम मान लीजिए कि इसका 10 MS है, मिली सेकेंड है, तो ये 10 बार ऐसे स्विच करेगा फिर जाके ये प्रोसेस ख़त्म होगा। तो ये देख लो कि कोई प्रोसेस मतलब एक बार में ख़त्म नहीं हो रहा, पहले सबको बारी बारी से कर रहा है, मतलब सबको वेट करवाया जा रहा है। तो ये वाला भी हमारे एफिशिएंट नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन मैंने ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे माइंड मैप में मैंने बता रखा है। तो माइंड मैप में आप जाओगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जाओगे तो यहाँ पे एक मेमोरी मैनेजमेंट पूरी चीज़ मैंने बता रखी है, किस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट होती है। और यहाँ फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ये का भी काम, फाइल मैनेजमेंट का भी काम होता है।
तो ये सारी चीज़ मैंने बता रखी है। वर्चुअल एंड डिमांड पेजिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ बता रखी है मैंने यहाँ पे। तो इसको देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, और डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट तो ये भी करता है। तो ये ऑप्शन जो हो गया नन ऑफ द एबव, ये ऑप्शन गलत है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव, ये आंसर बिल्कुल सही है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 32 में क्या बोला गया है। 32 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन टर्म्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो असेंबली लैंग्वेज आपको पता होगा असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। जैसे लैंग्वेज हमारी ना जनरली हम 3 टाइप के लैंग्वेज होती है। जैसे एक हाई लेवल होती है, हाई लेवल, फिर उसके बाद होती है लो लेवल, फिर मशीन लैंग्वेज होती है। हम जनरली मतलब इतने टाइप में डिवाइडेड है। मशीन यानी कि 0-1 बाइनरी होता है, 0-1, और लो लेवल यानी असेंबली लैंग्वेज होती है। असेंबली असेंबली मतलब कि ये सीपीयू से डायरेक्ट होती है कनेक्टेड। ये मतलब ये सीपीयू के रजिस्टर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकती हैं। और ये हाई लेवल जो कि सी जावा ये सब हमारी होती है, हाई लेवल होती है। ठीक है, जावा ये सब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। तो चलो अब ऑप्शन ये देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बोले, असेंबली लैंग्वेज इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यस, लो लेवल जो मैंने बताया असेंबली है, तो ये ऑप्शन सही है। बट यहाँ पर ऑप्शन में नॉट करेक्ट पूछा गया, तो ये ऑप्शन हमारे नॉट करेक्ट के हिसाब से गलत हो जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ निमोनिक कोड्स। तो असेंबली लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा, तो निमोनिक्स यूज होता है। जैसे ऐड हो गया, ऐड, सम, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एमयूएल यूज करते हैं। तो इस तरह से मूव यूज करते हैं रजिस्टर, एक से रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये ऑप्शन भी मतलब स्टेटमेंट असेंबली लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग सही है, बट यहाँ पर नॉट पूछा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और तीसरा जो पूछा गया, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन अ मशीन लैंग्वेज एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। तो यस, तो ये ऑप्शन भी इस असेंबली लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग सही है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा है। तो यहाँ पे देखोगे तो मोर देन वन ऑफ दी एबव आंसर ये हमारा सही है। और सॉरी, नन ऑफ दी एबव आंसर हमारा सही है, क्योंकि कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज मतलब कि यहाँ जावा की बात की जा रही है। जावा, सी प्लस प्लस, इन सब लैंग्वेज की बात की जा रही है। अगला को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में क्या बोला गया है कि इफ़ इन अ कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर है उसमें 16 बिट आर यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस इन रैम। 16 बिट यूज हो रहा है रैम में एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए। द नंबर ऑफ एड्रेसेस विल बी, तो 16 बिट यूज हो रहा है। तो 16 बिट यूज है, जैसे 2 बिट मान के चले, 2 बिट यूज होता है। तो 2 बिट यूज हो रहा है, तो 2 बिट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने एड्रेसेस में रिप्रेजेंट कर, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये 4 तरह से हम कर सकते हैं, 2 की पावर 2 में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 16 बिट है टोटल, तो हम कितने एड्रेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 2 की पावर 16 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। और इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये इतना निकल के आएगा, 65,536 निकल के आएगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। और ये वाला क्या है कि 64 को हम क्या, 64, और के का मतलब होता है 10 की, ये ठीक है, 10 की पावर, या इसको हम बोल देंगे 2 की पावर 10 बोल सकते हैं। ठीक है, इसको 2 की पावर 10 बोल ये होता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1024 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये इतना ही आएगा, 2 की पावर, जैसे 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं इनटू, और इसको 10 की पावर, सॉरी 2 की पावर 10 लिखेंगे। जब इसको जोड़ोगे 2 की पावर 16 होगा। नहीं, ये ऑप्शन दोनों सही है। तो ये तीनों ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है, तो एनी ऑफ द एबव हो जाएगा सही आंसर इसका। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ कुछ के मैंने यहाँ पर लिख दिए कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए। जैसे ये केबीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज यूज निमोनिक्स। निमोनिक्स कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज यूज करती है। तो यहाँ पर ऊपर के क्वेश्चन देखोगे, ऊपर मैंने एक क्वेश्चन करवाया था असेंबली लैंग्वेज है। तो यहाँ पर देखोगे तो इस कंसिस्ट ऑफ निमोनिक कोड्स। तो ये वाला ऑप्शन हमने गलत कर दिया क्योंकि नॉट पूछा था। तो ये असेंबली लैंग्वेज है जो कि निमोनिक्स यूज करता है। तो इसका आंसर हम वो ऊपर वाले क्वेश्चन से ही दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है असेंबली लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज यानी जावा में हम वेरिएबल्स यूज करें, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मशीन लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज, इसमें 0 1 केवल वेरिएबल यूज, 0 1 केवल यूज होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी प्रोग्रामिंग जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है असेंबली लैंग्वेज हो जाएगा, ये इसका सही आंसर होगा। और 35th क्वेश्चन में क्या बोला गया,
कि यहाँ पे बताना है कौन सा एट्रीब्यूट आएगा, ठीक है। तो एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज, ठीक है। तो इमेज जब आप HTML में यूज करते हैं तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है यहाँ पे HTML से चीज़ें पूछी गई हैं, तो लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए हम SRC यूज करते हैं। SRC से हम इमेज का लोकेशन बताते हैं, जैसे SRC स्लैश आप सी ड्राइव कुछ भी करके यहाँ पे दे सकते हैं, सी ड्राइव, और यहाँ पे कोई भी आप मान लीजिए माई फाइल्स करके कोई भी, फिर उसके बाद हम इमेज देते हैं यहाँ पे, जैसे इमेज इस तरह से यहाँ पे C.jpg ऐसे करके दे सकते हो आप। तो ये SRC इसके लिए यूज होता है। अल्ट क्या करता है, तो अल्ट क्या कहता है, जब कोई इमेज लोड नहीं होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एक टेक्स्ट होती है, टेक्स्ट, वो टेक्स्ट शो करता है कि इमेज यूज नहीं लोड नहीं हो रहा है, तो तब तक आप ये अल्ट में वो अल्ट में जो लिखोगे वो मैसेज शो करेगा वहाँ पे। अलाइनमेंट ये कि डेप्लीकेटेड हो गया, जिससे अलाइनमेंट का मतलब होता है कि कोई भी टेक्स्ट है, जैसे ये टेक्स्ट है तो इसको सेंटर में शो करना है, राइट में लेफ्ट में कैसे, तो उसके लिए यूज होता है नेम। नेम जैसे कि इनपुट कोई टेक्स्ट होता है इनपुट, ठीक है। तो इनपुट में आप कुछ भी लेते हो तो जो वेरिएबल में स्टोर होता है वो नेम वेरिएबल में स्टोर होता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसके लिए मैंने माइनवर्क में भी बना रखे हैं चीज़, जैसे यहाँ पे नेम का देखोगे, सॉरी ये HTML में खुल गया है ये नेम, और सॉरी ये कंपाइल्ड हो गया है, मैंने इसको सेव किया था, तो ये ब्राउजर में रन हो रहा है ना, इसलिए कंपाइल्ड हो गया है। बट एक मिनट, इसको मैं यहीं पे शो कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे नेम इनपुट लेते हो तो इनपुट में आप नेम लिखते हो, नेम नेम, और ठीक है। तो आप नेम यहाँ पे लिखोगे, नेम के अंदर जो भी आप वेरिएबल लिखोगे, यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम ऐसे लिखोगे, और ये इस तरह से क्लोज कर दोगे, और ये ओपनिंग है। तो यहाँ पे इस टैग के अंदर जो इनपुट लिखोगे, मान लीजिए कि आप अपना नेम लिखते हो राहुल, यहाँ पर आप अपना लिखते हो, तो राहुल वेरिएबल इस यूजर नेम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यूज होता है।